हम क्रिएटर्स कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं और यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं और कंप्लीट यूनिट के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो आज से हम लोग यूनिट वाइज जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहली यूनिट के क्वेश्चन आज हम लोग अपनी क्लास में करने वाले हैं और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो टोटल 6 यूनिट में डिवाइड है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो 6 यूनिट में आप लोगों का जो सिलेबस है पूरा, जितने भी चैप्टर हैं वो डिवाइड हैं। तो यहाँ पर हम लोग 6 क्लास मतलब 6 क्लासेस ऐसी करेंगे, जिसमें आपको हर क्लास में 1 यूनिट कंप्लीट मिलेगी और 1 यूनिट में जितने भी क्वेश्चन आएँगे, जितने भी चैप्टर आएँगे, वो एक ही क्लास में आप लोगों को उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज से हम लोग यूनिट वाइज़ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से मॉडल पेपर करेंगे, जिससे आप लोगों को जो तैयारी है वो एकदम पॉलिश होती रहे। जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो आप लोग भूले नहीं। और अगर आप लोगों ने अब तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोग को सारी क्लासेस मिल जाएंगी। पूरा सिलेबस कवर करवाया गया है और मॉडल पेपर भी करवाए गए हैं। प्रीवियस ईयर जो पेपर है 2024 का, वो भी पूरा सॉल्व करवाया गया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी और ऐसी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और पूरे पूरे आने के चांसेस हैं, क्योंकि पिछली बार जो भी मॉडल पेपर करवाए गए थे उनसे पूरे क्वेश्चन यहाँ पर जो है एग्ज़ाम में आए थे और बच्चों का रिव्यू भी आया था, फीडबैक भी आया था कि बहुत ज़्यादा जो हेल्प है वो मॉडल पेपर से हुई और सारा जो है वो पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप लोग सारी क्लासेस देखते जाएंगे तो आप लोगों के जो नंबर है वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो हम लोग अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्य से किस प्रकार की पहचान विकसित होती है। पहला क्वेश्चन क्या है, कार्य से किस प्रकार की पहचान विकसित होती है। सार्वजनिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, आत्मबोध। तो कार्य से किस प्रकार की पहचान विकसित होती है, व्यक्तिगत पहचान विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम स्तर आय का जो किसी भी देश में उचित जीवन स्तर पाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, वह क्या कहलाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि आंसर गलत ना हो। 2 बार पढ़िए, एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार पढ़िए। वह न्यूनतम स्तर आय का जो किसी भी देश में उचित जीवन स्तर पाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, वह क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, गरीबी रेखा, विकास दर, जीवन की गुणवत्ता, जीवन स्तर। तो क्या कहलाता है, वो महत्वपूर्ण स्तर क्या कहलाएगा, गरीबी रेखा कहलाएगा, बिल्कुल नहीं। विकास दर भी नहीं कहलाएगा, जीवन स्तर भी नहीं कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाता है, जीवन की गुणवत्ता कहलाता है। यहाँ आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण कार्य से कौन विकसित नहीं होता है। मतलब अर्थपूर्ण कार्य से क्या विकसित नहीं होता है, आत्मविश्वास, आत्ममहत्व, ए और बी दोनों, आत्म शलाधा। तो अर्थपूर्ण कार्य से क्या विकसित नहीं होगा, आत्मविश्वास, आत्ममहत्व, ए और बी दोनों, आत्मशलाधा। क्या विकसित नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या विकसित नहीं होगा, अर्थपूर्ण कार्य से कौन सा विकसित नहीं होता है, तो जो आत्मशलाधा है वो विकसित नहीं होता है। यहाँ पर आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन को बेहतर बनाने में प्रबल इच्छा क्या कहलाती है। जीवन को बेहतर बनाने में प्रबल इच्छा क्या कहलाती है, जीवंत, जीविका, जिजीविसा, इनमें से कोई नहीं। तो जीवन को बेहतर बनाने में प्रबल इच्छा क्या कहलाएगी, जीवंत कहलाएगी, जिजीविसा कहलाएगी, जीविका कहलाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाती है, जीविका कहलाती है। क्या कहलाती है, जीविका कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आप लोगों का सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति अपने कार्य को किस रूप में देखता है। व्यक्ति अपने कार्य को किस रूप में देखता है, स्तर, व्यवसायिक रूप में उच्च पद, वेतन, ये सभी। तो जो व्यक्ति होता है वो अपने कार्य को किस रूप में देखता है, स्तर के रूप में देखेगा, व्यवसायिक रूप में उच्च पद के रूप में देखेगा, वेतन के रूप में, ये सभी। तो किस रूप में देखता है, जो व्यक्ति होता है अपने कार्य को इन सभी रूपों में देखता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित परंपरागत व्यवसायों में किसे शामिल किया जाता है। क्या पूछा गया है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रचलित परंपरागत व्यवसाय हैं उसमें किसे शामिल किया जाएगा, बुनाई को, हस्तशिल्प को, छपाई को, फूड प्रोसेसिंग को। तो किसको शामिल किया जाता है, किसको शामिल किया जाएगा, बुनाई को, हस्तशिल्प को, छपाई को, फूड प्रोसेसिंग को। तो भारत के जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित परंपरागत व्यवसाय पूछे गए हैं तो
परंपरागत व्यवसाय जब हम लोगों ने पढ़ा था तो क्या जाना था, किसको शामिल किया जाता है, हस्तशिल्प को शामिल किया जाता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चित्रण कला का विकास किस संदर्भ में हुआ। भारत में चित्रण कला का विकास किस संदर्भ में हुआ, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक। तो किस संदर्भ में हुआ था, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक। किस संदर्भ में हुआ था, धार्मिक संदर्भ में हुआ था। जो ऑप्शन नंबर थर्ड है आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस संदर्भ में हुआ था, धार्मिक संदर्भ में हुआ था। तो ये जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड है आप लोगों का वो सही हो जाएगा, धार्मिक संदर्भ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसे तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दी गई है, ट्रांसजेंडर को, समलैंगिक को, लेस्बियन को, इनमें से कोई नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से तीसरे जेंडर को जो है जेंडर के रूप में मान्यता दे दी है, ट्रांसजेंडर को दी है, समलैंगिक को दी है, लेस्बियन को दी है, इनमें से कोई नहीं। किसको दी है सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता, किसको दी है, ट्रांसजेंडर को दी है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट यहाँ पर आप लोगों का ट्रांसजेंडर है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना हुई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, वंचित लड़कियों को शिक्षित करना, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विकास का विस्तार करना, बालिकाओं को आवासीय सुविधा प्रदान करना, उपरोक्त तो सभी। तो यहाँ पर जो है कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय की स्थापना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, वंचित लड़कियों को शिक्षित करना था, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार करना था, बालिकाओं को आवासीय शिक्षा प्रदान करना था, उपरोक्त तो सभी। तो यहाँ पर जो है कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों का यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रख करके कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो स्थापना है वो की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुकार्यकी का लाभ कौन सा है। निम्न में से सुकार्यकी का लाभ कौन सा है, उत्पादकता को बढ़ाना, दक्षता को बढ़ाना, त्रुटियों को कम करना, ये सभी। तो जो सुकार्यकी है, एर्गोनॉमिक्स है, उसका जो लाभ है वो कौन सा है। तो कौन सा लाभ हो जाएगा, उत्पादकता को बढ़ाना, दक्षता को बढ़ाना, त्रुटियों को कम करना, ये सभी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी जो है वो सुकार्यकी एर्गोनॉमिक्स के लाभ होते हैं। तो चैप्टर हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी, ये सारी चीज़ें एक एक टॉपिक है, एक एक पॉइंट है, एक एक शब्द, सबका अर्थ हम लोगों ने समझ के रखा है। तो अगर आप लोगों ने क्लासेस की होंगी तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग इनको सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्य व्यवस्था का साधन है। इनमें से पूछा गया है कि कार्य व्यवस्था का साधन कौन सा है, मानवीय अथवा अमूर्त साधन, अमानवीय अथवा भौतिक साधन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कार्य व्यवस्था का साधन इनमें से कौन सा है, अमानवीय और भौतिक साधन या फिर मानवीय अथवा अमूर्त साधन, ए और बी दोनों। तो इनमें से कार्य व्यवस्था का साधन कौन सा है, ये जो मानवीय और अमूर्त साधन है, अमानवीय और भौतिक साधन है, ये दोनों कार्य व्यवस्था के साधन है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों जो है कार्य व्यवस्था के साधन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य व्यवस्था के मानवीय साधन में निम्न में से कौन से साधन पाए जाते हैं। कार्य व्यवस्था के मानवीय साधन में निम्न में से कौन से साधन पाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है कौन से साधन पूछे गए हैं, मानवीय पूछे गए हैं ना। तो मानवीय साधन कौन से होते हैं आप लोग जानते हैं, जो मानवीय साधन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर निम्न में से कौन से साधन होंगे मानवीय में, रुचि, शक्ति, ज्ञान, सभी। तो मानवीय साधन के अंतर्गत कौन कौन आएगा, ऐसे साधन जो मानव के अंदर जो है होते हैं। तो रुचि भी मानव के अंदर होगी, शक्ति भी होगी, ज्ञान भी होगा। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाए। ऑप्शन नंबर जो 4 है आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सभी चीज़ें जो है मानवीय साधन के अंतर्गत आती हैं।
अगला क्वेश्चन है, कार्य व्यवस्था के अमानवीय साधनों में निम्न में से कौन शामिल है? कार्य व्यवस्था के अमानवीय साधनों में निम्न में से कौन शामिल है? धन, भौतिक वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं, उक्त सभी। तो जो कार्य व्यवस्था के अमानवीय साधन है उनमें कौन शामिल है? अभी हम लोगों ने देखा कि मानवीय साधन कहाँ पर होते हैं? मनुष्य के अंदर होते हैं। तो जस्ट अपोजिट होगा, अमानवीय कहाँ होंगे? मनुष्य के बाहरी जो जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो अमानवीय साधनों के अंतर्गत आती हैं। तो कार्य व्यवस्था के अमानवीय साधनों में निम्न में से कौन शामिल है? धन, भौतिक वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं, उक्त सभी। तो ये जो सभी चीजें हैं वो अमानवीय साधनों में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर 4 है, उक्त सभी, ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सभी अमानवीय साधनों के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह की सुव्यवस्था में गृहिणी में निम्नलिखित कौन से गुण होने चाहिए? गृह की सुव्यवस्था में गृहिणी में निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए? कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए, परिश्रमी व चरित्रवान होनी चाहिए, अनुकूलता, कार्यकुशलता होनी चाहिए, उक्त सभी। तो गृह की सुव्यवस्था में गृहिणी में निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए? कर्तव्यों का ज्ञान वाली होनी चाहिए, परिश्रमी व चरित्रवान होनी चाहिए, अनुकूलता की जो कार्यकुशलता है वो होनी चाहिए, या फिर ये सभी गुण होने चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आप लोगों का 4 है ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सभी गुण जो है एक गृह की सुव्यवस्था वाली जो गृहिणी होती है उसके अंदर जो है होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्यों के विभाजन में शामिल नहीं है? तो निम्न में से किसे यहाँ पर कार्यों के विभाजन में शामिल नहीं किया जाएगा? दैनिक कार्य को, साप्ताहिक कार्य को, मासिक कार्य को, उक्त सभी को। तो कार्यों के विभाजन में निम्नलिखित में से किसे जो है शामिल नहीं किया जाएगा? तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन कार्यों के विभाजन में शामिल है? तो ये जो नहीं वाला है इसको काट देते हैं क्योंकि ये सभी जो है पॉजिटिव आंसर है, यहाँ पर जो है निगेटिव कोई भी नहीं है। तो निम्न में से कार्यों के विभाजन में शामिल है तो दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, मासिक कार्य, उक्त सभी। अब आप लोग आंसर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है जो नहीं है वो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था, क्योंकि इसकी वजह से पूरा हम लोगों का जो क्वेश्चन आंसर है वो सारे गलत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है नहीं का कोई भी जो है अर्थ नहीं बनता है क्योंकि ये सभी जो है कार्यों के विभाजन में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कार्यों के विभाजन में शामिल है तो दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, मासिक कार्य, उक्त सभी। तो ये सभी जो कार्य हैं वो कार्यों के विभाजन में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से किसकी बचत करना है? तो कार्य व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से किसकी बचत करना है? समय की, धन की, श्रम की, उक्त सभी की। तो कार्य व्यवस्था का जो प्रमुख उद्देश्य है वो किसकी बचत करना होता है या करने के लिए प्रमुख उद्देश्य कार्य व्यवस्था को बनाया जाता है? समय की, धन की, श्रम की। तो इन सब की बचत करना कार्य व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य व्यवस्था सहायक कार्य है। कार्य व्यवस्था सहायक कार्य है। समस्त कार्यों का समुचित नियोजन, गृह कार्यों में परिवार के सभी सदस्यों का यथासंभव सहयोग प्रदान करना, उत्तम कार्य विधियों का ज्ञान, उक्त सभी। तो कार्य व्यवस्था सहायक कार्य है किसमें है? समस्त कार्यों को समुचित नियोजन करने में, गृह कार्यों में परिवार के सभी सदस्यों का यथासंभव सहयोग प्रदान करने के, उत्तम कार्य विधियों का ज्ञान करने में, या फिर उक्त सभी में। तो किसमें है? किसमें शामिल होगी कार्य व्यवस्था सहायक कार्य के रूप में? इन सभी में शामिल होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का 4 है उक्त सभी वाला है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये जो सभी चीज़ें हैं वो कार्य व्यवस्था में शामिल होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। तो पूछा गया है कि कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर कार्य व्यवस्था को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो पूछे गए हैं। सूझबूझ की न्यूनता, आवश्यक साधनों का अभाव, पारिवारिक कलह, या फिर ये सभी। तो कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सूझबूझ की न्यूनता भी होगा। अगर जो गृहिणी है वो सूझबूझ मतलब बौद्धिक कुशलता युक्त नहीं है, उसके अंदर सूझबूझ करने की क्षमता नहीं है, तभी कार्य व्यवस्था प्रभावित होती है। अगर आवश्यक साधनों का अभाव है, जो साधन है आपके पास वो नहीं है, आवश्यक साधन जो होने चाहिए जिससे कार्य व्यवस्था सुदृढ़ होती है अगर वो नहीं है तो उसके अभाव में भी क्या होगा? कार्य व्यवस्था प्रभावित होगी। अगर पारिवारिक कलह हुआ है
तब भी क्या होता है, कार्य व्यवस्था प्रभावित होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आजीविका नहीं है। तो पूछा गया है निम्न में से कौन सा जो कार्य है वो आजीविका के अंतर्गत नहीं आता है। पुजारी, प्रबंधक, वकील, श्रमिक, कलाकार। तो यहाँ पर कौन सा जो कार्य होगा वो आजीविका के अंतर्गत नहीं आएगा। प्रबंधक, वकील, श्रमिक, कलाकार, पुजारी। तो यहाँ पर जो पुजारी है वो आजीविका के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो पुजारी है वो आजीविका के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी सब जो है आजीविका के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आजीविका का साधन है। तो यहाँ पर साधन पूछा गया है कि आजीविका का साधन क्या है। लोगों की क्षमता, संपत्ति, आय, उक्त सभी। तो आजीविका का जो साधन है इसमें कौन सा होगा। लोगों की संपत्ति होगी, क्षमता, लोगों की क्षमता होगी, संपत्ति होगी, आय होगा, उक्त सभी होगा। तो आजीविका का जो साधन है यहाँ पर कौन कौन सा हो सकता है। तो ये सभी आजीविका के साधन हो सकते हैं। लोगों की क्षमता भी हो सकती है, संपत्ति भी हो सकती है और आय भी हो सकती है। लोगों के अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है उससे भी क्या करते हैं, वो कार्य को बहुत ही जो है अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं, और अपनी क्षमता के अनुसार किए गए कार्य के बदले उन्हें, उनके जो कार्य है उसके बदले उन्हें जो पारिश्रमिक है वो मिलता है। संपत्ति अगर किसी के पास है तो वो उसे क्या कर सकता है, उससे भी आजीविका को अर्जित कर सकता है, रेंट पे दे सकता है या फिर किसी भी तरीके से दे करके जब वो किसी दूसरे को अपनी संपत्ति यूज़ करने के लिए देता है तो उसके बदले में उसे जो पैसा मिलेगा वो भी आजीविका के अंतर्गत आएगा। आय भी आजीविका के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का 4 है वो करेक्ट हो जाए, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है आजीविका के साधन के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्य का रूप है। पूछा गया है कि कार्य का रूप इनमें से कौन सा है। आध्यात्मिक आचरण का एक भाग, आनंद और पूर्ण मानसिक संतुष्टि का स्रोत, स्वयं की सृजन क्षमता का माध्यम, उक्त सभी। तो कार्य का जो रूप है वो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कार्य का रूप है। कौन सा कार्य का रूप है। आध्यात्मिक आचरण का एक भाग, आनंद और पूर्ण मानसिक संतुष्टि का स्रोत, स्वयं की सृजनात्मक क्षमता का, सृजन क्षमता का माध्यम, उक्त सभी। तो इनमें से कौन सा कार्य का रूप है। जो ये सभी हैं ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी कार्य के रूप के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है आप लोगों का वो राइट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है पूरा थ्योरी पे बेस्ड है। अगर चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से तो एक क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर आधारित है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन भी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन भी गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तभी बोला जाता है कि अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो क्वेश्चन करने में आप लोगों को बिल्कुल भी जो समस्या है वो नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्य का प्रचलित अर्थ है। तो यहाँ पर जो कार्य का अर्थ है वो पूछा गया है। एक नौकरी और एक आजीविका के रूप में कार्य, जीविका के रूप में कार्य, जीविका के रूप में मनपसंद कार्य, उक्त सभी। तो निम्न में से कौन सा कार्य का प्रचलित अर्थ है। तो कार्य का जो प्रचलित अर्थ है वो कौन सा है। एक नौकरी और आजीविका के रूप में कार्य, जीविका के रूप में मनपसंद कार्य, जीविका के रूप में कार्य, उक्त सभी। तो कार्य का जो प्रचलित अर्थ है वो क्या है। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी जो है कार्य के प्रचलित अर्थ के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों का 4 ऑप्शन नंबर जो है डी ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा फैक्ट्री अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो महिलाओं के जो संवैधानिक अधिकार है उनकी सुरक्षा है तो फैक्ट्री जो अधिनियम है वो किस वर्ष पारित हुआ था। 1948 में, 1943 में, 1950 में, 1976 में। तो महिलाओं की संवैधानिक सुरक्षा हेतु जो फैक्ट्री अधिनियम है वो कब पारित हुआ था, 1948 में पारित हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों का ये लास्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, तो लास्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इस स्लाइड में 2 क्वेश्चन है और ये लास्ट स्लाइड है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सन 2002 में, 2004 में, 2006 में, 2008 में। तो जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है उसकी स्थापना किस वर्ष
जो किस वर्ष की गई थी ये पूछा गया है यहाँ पर। तो सन आप लोगों को भी याद रखना मैंडेटरी है, क्योंकि सन भी पूछ लिया जाता है और उद्देश्य भी पूछ लिया जाता है। अभी क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य पूछा गया था, तो यहाँ पर जो सन है वो भी पूछ लिया गया है। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2004 में की गई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में किसका प्रचलन हजारों वर्ष पुराना है? तो शिल्पकला का, कृत्य कला का, चित्रकला का, बुनाई का। तो भारत में किसका प्रचलन हजारों वर्ष पुराना है? कौन सी कला का जो प्रचलन है वो हजारों वर्ष पुराना है? शिल्पकला का, कृत्य कला का, चित्रकला का, बुनाई कला का। तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में करेंगे, क्योंकि चैप्टर का क्वेश्चन है और पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो परंपरागत जब आप लोग देखेंगे जो थ्योरी है या जो पैराग्राफ है उठाकर देखेंगे, जो परंपरागत व्यवसाय वाला है उसमें आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को हिंट भी दी जा रही है, लेकिन आप लोगों को जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में करना है। और क्लास कैसी लगी ये भी आप लोगों को फीडबैक देना है। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो ऐसी बहुत सारी क्लासेस अभी आप लोगों को यूनिट वाइज जो है यहाँ पर मिलने वाली हैं। और यहाँ पर आप लोगों को अभी जो मॉडल पेपर है वो भी करने को मिलेगा, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी क्लास करेंगे और मॉडल पेपर लगाएंगे। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।